नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा महापंचायत इस मंच पर वाराणसी हम लेकर आए हैं। और अब जिस सेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद खास इसलिए है क्योंकि इस दुनिया ने एक दौर देखा होगा और फिर एक दौर देखा कोरोना, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। लेकिन कोरोना के दौर से गुजरते गुजरते अब हमने क्या कुछ सीखा है और जिंदगी को समेटने का क्या तरीका है, ये आज इस मंच से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि एबीपी गंगा के इस मंच पर हमने कुछ ऐसे ही लोगों को आमंत्रित किया है जिन्होंने इस दौर में ना सिर्फ अपनी जिंदगी संभाली बल्कि अपने साथ कईयों की जिंदगी को संभालने का जिम्मा उठाया, इनिशिएटिव लिया, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है और शायद यही हम इनसे सीख सकते हैं। इसीलिए हम अपने दर्शकों से और तमाम अतिथिगण से जब तारुफ कराएंगे तो मुझे लगता है कि अपने बारे में और अपने किए गए काम के बारे में इन लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो मैं सबसे पहले मंच पर माइक के साथ आप लोगों को आमंत्रित करूंगी कि एक एक करके बताइए कि इस दौर से गुजरते गुजरते क्या कुछ आपने सीखा और किस तरीके से आज अपने ब्रांड के साथ और अपनी ताकत के साथ आप यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर.के. यादव, एलर्जी होमो क्लिनिक से, लंका वाराणसी से। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी आयुष मंत्रालय का बहुत धन्यवाद दूंगा, जो इस कोरोना काल में सभी होम्योपैथ डॉक्टरों को कोरोना पेशेंट को देखने के लिए परमिशन दिया। और ये बहुत पहले हुई हो जाना चाहिए था, जो कि बनारस में जितने भी होम्योपैथ डॉक्टर हैं इस कोरोना काल में उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, मगर उनकी मेहनत इस कोरोना काल में उतनी नहीं दिखाई दी। मगर जब सेकेंड दौर में लगा कि नहीं, इस होम्योपैथ को भी परमिशन देना चाहिए देखने के लिए, और जब दिया गया, जो कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब फर्स्ट दौर आया था कोरोना का, उस समय हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा जो आर्सेनिक 30 देने की परमिशन दी गई थी, हिंदुस्तान में 80% लोगों ने उस आर्सेनिक 30 को खाया और सेफ रहा। उस समय हमारी कंपनी में आर्सेनिक 30 खत्म हो चुकी थी। जब दूसरी दौर आई तो वैक्सीन आई, फिर लोगों का रुझान वैक्सीन की तरफ गया और वहां फिर होम्योपैथ की तरफ थोड़ा रुझान कम आया, मगर वहां भी फिर हमारा होम्योपैथ के जितने डॉक्टर थे बहुत ज़्यादा काम किए, घर में रह के काम किए, ऑनलाइन लोगों को सिम्टम्स लेकर के दवाइयाँ बताया। जिस समय सेकेंड दौर में जब आदमी को मौका नहीं मिल रहा था और सीधे वो मौत के घाट चला जा रहा था आदमी जो है, उस समय भी हमारी कई सारी दवाइयाँ जैसे कार्बोवेज हो गया, बहुत अच्छा काम किया, ब्राउनिया, आर्सेनिक, एकोनाइट, जो कि आर्सेनिक का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। एक चीज है, पेशेंट एक चीज कहता है कि अब कोरोना होने का मतलब मैं बचूंगा नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा। तो आर्सेनिक का एक फियर है, जो कि ये दवा खाने के बाद पेशेंट तो बच ही जाता है। और मैं तो कहूंगा कि होम्योपैथ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हाँ, ये इस मंच पर हम बिल्कुल आने अब थोड़े और वक्त में इस बात को साझा भी करना चाहेंगे, क्योंकि इसको लेकर, होम्योपैथ को लेकर बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहन में, उन पर भी आएंगे। आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब। हाँ, थैंक यू एबीपी गंगा, मुझे ये मंच देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मैं राहुल सिंह, यहाँ पे संचालित, काशी में संचालित स्वामी अतुलानंद रचना परिषद का सचिव हूँ और हमारी संस्था द्वारा कई संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित सेवा भारती काशी प्रांत का अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते से कोरोना काल में मुझे सेवा करने का बहुत अवसर प्राप्त हुआ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया। मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ उसमें 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और ये किसी से छुपा नहीं है कि पूरे विश्व में कोरोना ने एक बहुत बड़ी मंदी पैदा कर दी और बहुत सारे लोग परेशान हुए। बहुत हाई प्रोफाइल जॉब के लोगों की नौकरियां छूट गई या सैलरी कम हो गई और वो आर्थिक रूप से परेशान हो गए। कोरोना की बीमारी का जो दबाव था वो तो था ही,
इसी के साथ साथ आर्थिक परेशानी ने भी बहुत बिल्कुल सारे राहुल जी, और परिवारों यही वो वक्त होता है जब आपको चीजें टेस्ट, कसौटी कहते हैं, उस कसौटी पे अपने खरा उतरना और अपने लोगों को बचाकर चलना, उनकी नौकरी, उनकी जिंदगी बचाकर चलना, उस टाइम पे लीडरशिप क्वालिटी की टेस्टिंग हुई होगी। मुझे लगता है आप उस दौर से गुजरे हैं और छन के निकले हैं, तो मजबूती के साथ निकले होंगे। डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे ये दौर और अब आज का वक्त। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्यांग पाठक, डायरेक्टर वात्सल्य मल्टी स्पेशलिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। मैं उस हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूं कि जो एक थोड़ा माइक पास रखेंगे डॉक्टर साहब। हेलो या जी। मैं डॉक्टर दिव्यांग पाठक, वात्सल्य मल्टी स्पेशलिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। ये इस संवाद का एक ही मकसद है कि हम लोगों को वो अवेयरनेस पहुंचा सकें जो आज के दौर पर ज़रूरी है, चाहे वो एक डॉक्टर की तरफ से हो, चाहे वो अलग अलग ट्रेडिंग या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ से हो। तो मैं चाहता हूं कि ये संवाद अच्छा रहे और आगे हम लोग अच्छी से अवेयरनेस जैसी बातें करें। बिल्कुल, हम आपका अनुभव भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी सर। नमस्कार, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया एबीपी गंगा की इस महापंचायत में। सभी सम्मानित श्रोताओं को मैं यही कहना चाहता हूं कि चूंकि मेरा जो विषय है वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मैं पिछले 17 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। और जैसे कि पर्यावरण एक बहुत गंभीर समस्या है आज के डेट में, हम लोग प्रदूषण की बहुत बातें करते हैं, तो बताना यही चाहता हूं कि अपने जो श्रोताओं हैं कि 79% ऐसे होते हैं कि जो हम पूरे जली व्यवस्थाओं से हम लोग घिरे हुए हैं। 21 ऐसे % है जो हमारा जो स्थल है जहाँ पर, तो वहाँ पे हमारे जल जंतु और हमारे जो मानव सभ्यता है वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इस जो हमारी स्थली है, जो हमारे जो जीव जंतु है, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण 2 शब्दों से ही बना है, परि और आवरण, जो चारों ओर हमारे तरफ से घिरा हुआ है। उसको बचाने के परिप्रेक्ष्य में हमने एक संकल्प लिया है प्लास्टिक मुक्त भारत का। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है आज के, चाहे जीव जंतु हों, जो जलीय जंतु हैं, या हमारे मानव समाज में भी बहुत सी इस समय समस्याएं आ रही हैं, जिसके कारण रोज दिनचर्या में गाय रोज मर रही हैं। तो उसमें उसी परिप्रेक्ष्य में एक हमारा प्लास्टिक हटाओ गौ माता बचाओ एक दूसरा एक अभियान है जो हम पूरे भारतवर्ष में इसको हम सेवा भारती के साथ मिलकर के कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि पर्यावरण, बाकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे, पर्यावरण वाकई में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। किस तरीके से प्लास्टिक हमारे जीवन में एक आतंकवादी के रूप में एक ऐसा घेरा बना के रखा है, तो इससे हमें कैसे बचना है उसको हम सबको आज ही सोचना पड़ेगा, वरना बड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि 1000 वर्ष लग जाएंगे हम इस प्लास्टिक को अगर हमने उन्मूलन नहीं किया तो। सही समय पे सही कदम नहीं उठाए तो प्रकृति का रौद्र रूप देखना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, इसकी डिटेल्स भी हम जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एकांतदीप दीप क्रिएशन का फाउंडर मेंबर। बेसिकली कंपनी ब्रांडिंग और पीआर देखती है, इमेजेस देखती है पॉलिटिकल पर्सन्स की, और हम लोगों ने चुनाव के दौरान कुछ चीज़ें देखी कि किस तरीके से चुनाव प्रचार में अच्छे कैंडिडेट्स की चीज़ें पहुंच नहीं पाती, लोगों तक पहुंच नहीं पाती, अच्छे कैंडिडेट की आवाज़, उनकी इमेज के बारे में, उनके संघर्ष, उनके जीवन संघर्ष, उनका कोई भी संघर्ष रहा हो सामाजिक मानसिक। ये दिलचस्प है कांदीप जी। बहुत से लोग हैं, जब बचपन में बच्चों से पूछा जाता है कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो कोई डॉक्टर कहता है, कोई इंजीनियर कहता है, कोई प्रोफेसर कहता है, साइंटिस्ट बन जाते हैं बच्चे। सुनने में नहीं आता है कोई बच्चा कहेंगे हाँ मुझे नेता बनना है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप उन बच्चों को एक करियर ऑप्शन की तरह एक विकल्प भी देना चाहते हैं कि नेतृत्व और कुछ अगर क्षमताएं गुण हैं जी, तो आप इमेज बिल्डिंग के जरिए उन बच्चों को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। उनके साथ बच्चे तो ठीक है, उनके साथ साथ जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो राजनेता हैं, उनके सामने कुछ व्यवहारिक समस्याएं आती हैं चुनाव प्रचार के दौरान, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उन्हें वही हथकंडे अपनाने होते हैं जो सब अपना रहे होते हैं। तो वो क्यों अलग हैं? हम लोकतंत्र के इस जो एक महान पर्व है कह सकते हैं, और भारत चुनाव का देश है, हमेशा लगातार चुनाव होते रहते हैं, तो जनता के सामने कई बार अच्छे कैंडिडेट हो के भी वो डिसअपियर हो जाते हैं। हाँ, तो उनकी आवाज हम कैसे पहुंचा सकते हैं, ये हम शब्द है जो दिखता है वो बिकता है, और क्या पता कोई हीरा छुपा हो और हम देख ही ना पाए, तो शायद आप उसे खोजते हैं, तराशते हैं, बिल्कुल उसको उभारने का काम हम करते हैं। चलिए ठीक है, ये इनिशिएटिव है, शायद बहुत से लोगों को इसके जरिए पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कोरोना टाइम में पढ़ाई लिखाई और बच्चों की स्कूलिंग पे बहुत असर पड़ा है।
अब मतलब देख के अजीब भी लगता है, हर एक बैठा शख्स यहाँ कनेक्ट कर पाएगा कि स्कूलिंग बहुत बदल गई है, ऑनलाइन स्कूल हो गए हैं, कई बच्चों ने स्कूल देखा भी नहीं है ढंग से, और पढ़ाई का जो माहौल है वो बदल चुका है। आप किस तरीके से देखते हैं और आने वाले वक्त में कैसी चुनौतियां आपको नजर आती हैं? देखिए, ये जो एजुकेशन देने वाली संस्था है उस पर भी निर्भर करता है। जी। अगर हम कोरोना की वजह से ही आपने ये बताया कि माहौल बदल चुका है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन इसको हमने अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है। हमारे साथ हमारे मित्र छोटे भाई सचिन बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है, तो आप इसको पॉजिटिवली लीजिए, गिलास आधा खाली है या भरा है, इस दिशा में हम सोचें तो जितनी बसें 2000 बसें सड़क पे निकल के बच्चों को लेने जाती थीं और वो बसें अब नहीं चल रही हैं, पिछले 1.25 साल से वो बसें नहीं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारा पोल्यूशन सेव भी हुआ है। जी जी। बच्चे स्कूल नहीं आए, ये जरूर है, उनका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर शिक्षक उनको 3 चीजें सिर्फ बताए, ट्रिपल एच जिसको हम कह सकते हैं, अच्छा। हॉलिस्टिक, हेल्दी एंड हैप्पी, ये ट्रिपल एच अगर टीचर बता दे बच्चों को, उनकी ईश्वर में आस्था हो और वो अपने घर में रह के अच्छा काम करें, अच्छे से पढ़ें, मोबाइल का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। अब आप इस मंच पर हैं तो चलिए ठीक है, मॉडर्न एज की जो टेक्नोलॉजी को हैंडल करने की स्किल, ये आपको नहीं लगता है कि ये भी अब हमारे करियर का हिस्सा हो सकता है? दूसरी बिल्कुल हो सकता है। इंटेलिजेंस पे भी बच्चों को काम करना, और तीसरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे काम करना, ये हमारे पाठ्यक्रम में थोड़ा दूर है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जल्दी सामने आता है। अभी स्नेहा जी, हमारे यहाँ लोगों की मानसिकता ये नहीं है, हम ऑनलाइन अगर सामने नहीं मिलते हैं तो मुझे लगता है कि वी आर मिसिंग समथिंग, सो वी शैल नॉट पे। हमें नहीं देना चाहिए शुल्क देने की, जहाँ तक बात आई। बहुत सारे छोटे स्कूल बंद हो गए, बहुत सारे प्रबंधकों ने आत्महत्या तक कर ली, उनको फाइनेंशियल बर्डन झेलना पड़ा, और सौभाग्य से जो बड़े विद्यालय थे चल रहे थे। कुछ परसेंटेज अभिभावक का ऐसा था जो सही में परेशान था, वास्तव में उनका व्यापार बंद हो गया था और वो शुल्क नहीं जमा कर पा रहे थे, लेकिन अधिकतर लोगों ने सहयोग करने का काम किया है और विद्यालय आज भी संचालित है, ऑनलाइन चल रहे हैं। 90% लोगों ने सहयोग किया है। मैं अपने ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अभिभावकों का धन्यवाद करता हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल, और हम बच्चों की तो बात करते हैं, लेकिन वो स्कूल का किसी ब्रांड का हुआ? बहुत कठिनाई थी, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह निकल आई। जहाँ चाह वहाँ राह, और आने वाले वक्त की चाह ये है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन तो नहीं करूंगा, लेकिन एक शब्द है जो झूम के आया जूम, मैं इसको बोलूंगा जूम। जूम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारे बच्चों ने पढ़ाई की है। झूम के आया जूम। तो डॉक्टर दिव्यांग, आपकी ओर आएंगे, क्योंकि अब देखिए नौनिहालों के जीवन का सवाल है। कोरोना की तीसरी लहर लोग देख रहे हैं, बच्चों के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। कोई ऐसी बात आप बताना चाहेंगे ताकि आने वाले वक्त के लिए बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएं? देखिए, अभी रीसेंट गाइडलाइंस और रीसेंट ICMR स्टडीज़ हुई है कि अराउंड 70% लोग ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ जिनको मिल चुकी है, और तीसरे लहर में बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा नहीं है। तो इससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इम्यूनिटी मिल चुकी है और काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा मेजर प्ले रोल करता है। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट कर पाएंगे लोगों को, बच्चों को, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में बच्चों 2 साल से भी ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशंस आ रही हैं। अगर वो वैक्सीनेशन ड्राइव भी हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो ये महामारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। जी। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम लोगों को इसकी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। जब हम खुद अपने आप को अभी भी प्रिकॉशंस के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो ही हम आगे थर्ड वेव को रोक पाएंगे या अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर पाएंगे। जी। अभी भी हम लोग को वो बेसिक प्रिंसिपल्स जितने भी बताए गए हैं वो बार बार दोहराने होंगे और वो याद और रखना, वो उसको याद करना और उसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, अब तो बच्चे छोटे छोटे कहते हैं कि मम्मी पापा मास्क लगा लो, सैनिटाइज कर लो, उनको याद हो गया है। लेकिन होम्योपैथी को बच्चों के लिए किस तरीके से देख रहे हैं डॉक्टर साहब आप? होम्योपैथ में बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि अभी तो बहुत जल्दी सभी को वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, इतनी बड़ी हमारी देश की जनसंख्या है। तो मैं तो चाहूँगी आर्सेनिक 30 कम से कम महीने में 2 दिन खिला दिया करें, इम्यूनिटी पावर उसकी मेंटेन रहेगी, बहुत सेफ रहेगा।
कुछ मेडिसिन घर में रखें। दूसरी बात, होम्योपैथ में सबसे अच्छी बात है जो सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट होती है। तो इसमें इस समय क्या कह रहा है कि कोरोना वेरिएशन चेंज कर करके आ रहा है, उसके सिम्टम चेंज हो जा रहे हैं हर एक 2 महीने 3 महीने 4 महीने, अब ये आ गया अब वो आ गया। तो इसमें क्या करना है कि हमारे होम्योपैथ में सिम्टम के अनुसार मेडिसिन अवेलेबल है। तो हमें सोचना नहीं है, पेशेंट को जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके अनुसार मेडिसिन। बिल्कुल। तो हाँ, तो इसलिए जो है हमें होम्योपैथ के द्वारा तो घबराना नहीं है। होम्योपैथ के लिए ना थोड़ा और इमोशनल एस्पेक्ट पे लोगों को विश्वास की तरफ ले जाना होगा, क्योंकि कई बार हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं, वो विश्वास जगाना हमें जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी युद्ध की बारी आती है तो हमको पीछे रखा जाता है। तो सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगा कि इनको भी साथ में लेके चलिए, इनको भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो एट ए टाइम मंच पर तो आपकी ये बात जरूर सही लोगों तक पहुंच जाएगी, ये सबसे अच्छा जरिया है। अब मैं जाते जाते चाहूंगी कि पर्यावरण के लिए जो आपकी मुहिम है प्लास्टिक फ्री बनाने की, बहुत मुश्किल लगता है, बचपन से हम प्लास्टिक ऐसा लगता है देखते चले आए हैं। अब आपका फ्यूचर में क्या कहना है, किस तरीके से अवेयरनेस फैलाएंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यूथ हैं, जैसा कि अभी भारत सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत के लिए जो बात कही है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 20% ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब हैं और 70% ऐसे जो प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं, 10% ऐसे जो किसान हैं, ऐसे लोग हैं। तो मैं उन सारे यूथ को भी ये कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर वो उन्होंने अपने कैरियर को पर्यावरण के क्षेत्र में अगर उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया तो दो पैसे उनको भी मिलेंगे, हमारी जीडीपी ग्रोथ में भी बहुत सहायक होगा। और तीसरी बात ये भी होगी कि उनको एक काम मिल जाएगा जिसके लिए वो बार बार सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराते हैं। वेरी स्मार्ट। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी, सही रास्ता दिखाने के लिए उनके मन की बात करें। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा कैरियर क्षेत्र है। हाँ, क्योंकि हम ज्ञान की बातें करते रहेंगे शायद ना सुने, लेकिन अपने करियर की, अपने काम की बात वो जरूर सुने। बिल्कुल। और एक नैतिकता की भी बोध होता है कि हम पर्यावरण में बहुत सी चीजें लेते जरूर हैं, लेकिन हम उसके बदले में करते क्या है। तो हमने जैसे पानी की बोतल, हमने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और बोतल को फेंक दिया, तो वहां पर लोगों को वहां जीरो से सोचने की जरूरत है। तो हर एक व्यक्ति, भारत का हर एक बच्चा, हर एक सम्मानित नागरिक जब ये बात जब सोचने लग जाएगा तो वाकई में प्लास्टिक अपने आप में बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी समस्या है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, अच्छा लग रहा है। मैं तो जब कभी प्लास्टिक के बारे में सोचती हूँ तो सफोकेशन फील होता है, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज नो एंड। अपने आसपास से लगा है, हर चीज बहुत गुत्था हो चुकी है। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, क्योंकि देखिए इलेक्शन यूपी में आने वाले हैं और बहुत सीरियसली लिया जाता है। 2 मिनट है लास्ट हमारे पास और चाहेंगे कि जरा जी बिल्कुल, जो भी प्रत्याशी या जो भी